Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 27 March 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exams. Our first question is: the sudden fall of temperature from high to normal is termed as। अगर किसी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर अचानक से हाई से नॉर्मल हो जाए तो इसे किस टर्म द्वारा डिनोट किया जाता है। पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था यानी उसे हाई फीवर था, अचानक से वो नॉर्मल हो गया तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? क्राइसिस, स्टेडियम, लाइसिस, डिक्लाइन। This question is important for upcoming PGI exam and AIIMS NORCET exam. The right answer is option A. It is called crisis. किसी भी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर यदि अचानक से वेरी हाई टू नॉर्मल हो जाता है तो ये कंडीशन क्राइसिस के नाम से जानी जाती है। क्राइसिस भी दो प्रकार की होती है, एक होता है ट्रू क्राइसिस और एक होता है फॉल्स क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस का मतलब है पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर हाई से नॉर्मल होने के साथ पेशेंट की कंडीशन भी पहले से बेहतर हो जाए यानी उसका हेल्थ स्टेटस इंप्रूव हो, तो ये कंडीशन ट्रू क्राइसिस के नाम से जानी जाती है। सेकेंड कंडीशन है फॉल्स क्राइसिस। इसके अंदर पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर हाई से नॉर्मल हो जाएगा लेकिन पेशेंट की कंडीशन में किसी भी प्रकार का इंप्रूवमेंट नहीं होगा, हेल्थ स्टेटस इंप्रूव नहीं होगा, तो ये कंडीशन फॉल्स क्राइसिस के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज: for assessing inguinal hernia, what the physician will ask to do? किसी क्लाइंट में यदि इंग्वाइनल हर्निया है तो इसके असेसमेंट के लिए फिजिशियन द्वारा पेशेंट से क्या करने के लिए कहा जा सकता है। इंग्वाइनल हर्निया का मतलब होता है हमारे इंग्वाइनल एरिया से वीक एब्डोमिनल मसल या इंटेस्टाइन के किसी पार्ट का बाहर की तरफ प्रोट्यूड हो जाना, जो कि कफिंग, स्नीजिंग या हैवी वेट की लिफ्टिंग के समय काफी पेनफुल हो सकती है। एक बार फिर से समझिएगा, हर्निया शब्द का मतलब होता है जब हमारे शरीर के किसी इंटरनल पार्ट का बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाए, प्रोट्रूशन हो जाए, यानी वो बाहर की तरफ निकल आए, उभर आए, तो ये कंडीशन हर्निया कहलाता है। और इंग्वाइनल मसल से इंटेस्टाइन का कोई पार्ट यदि बाहर की तरफ आता है तो इसे हम इंग्वाइनल हर्निया के नाम से जानते हैं। अब इस चीज के असेसमेंट के लिए फिजिशियन द्वारा पेशेंट से क्या करने को कहा जा सकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, लाई डाउन विथ लेग्स फ्लेक्स्ड। हम पेशेंट को नीचे लिटाकर उसके पैरों को मोड़ने के लिए कहेंगे, फोल्ड करने के लिए कहेंगे, फ्लेक्स करने के लिए कहेंगे। या फिर सिट इन स्क्वेटिंग पोजीशन एंड बियर डाउन। हम पेशेंट को स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठकर बियर डाउन करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी, स्टैंड इरेक्ट विथ हैंड्स ड्रॉन बिहाइंड द बैक। हम पेशेंट को बिल्कुल सीधे पोजीशन में खड़ा रहने और अपने हाथों को पीछे की तरफ रखने के लिए कहेंगे। या फिर सिट ऑन चेयर विथ हैंड्स ड्रॉन बिहाइंड द बैक। पेशेंट को कुर्सी पर बैठाकर उसके हाथों को उसके कमर के पीछे रखने को कहेंगे। Basic but important assessment technique for inguinal hernia. Yes, exactly. The right answer is option B. यहाँ पर इस इमेज को, इस डायग्राम को देखिए, ये स्क्वेटिंग पोजीशन कहलाती है। जब भी आप किसी क्लाइंट को उकड़ू बैठने को कहते हैं
यानी कि स्क्वेटिंग पोजीशन में आने को कहते हैं। तो पेशेंट द्वारा कुछ इस पोजीशन में बैठा जाता है, जहाँ पर उसके जो बॉडी का पूरा वेट है वो उसके पैरों के पंजों पर होता है, उसके घुटने और हिप जॉइंट जो है वो फ्लेक्स्ड रहता है। जब पेशेंट कुछ इस प्रकार से पोजीशन में बैठ जाएगा और अपने एब्डोमेन एरिया के अंदर एयर फिल करके उसे नीचे की तरफ प्रेस करेगा यानी बियर डाउन करेगा, तो जिस जगह पर वीक मसल्स हैं उस जगह से इंटेस्टाइन बाहर की तरफ निकल आएगी, यानी इंग्वाइनल हर्निया प्रॉपरली विजिबल होगा, प्रोट्रूड होगा। और इसके प्रॉपरली विजुअलाइज होने पर जो डॉक्टर है, फिजिशियन है, इसे टच कर कर देख करके इसका पूरा असेसमेंट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इंग्वाइनल हर्निया जब भी पेशेंट में चेक किया जाता है, उसे स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठकर बियर डाउन करने को कहा जा सकता है, या खांसने को कहा जा सकता है, छींकने को कहा जा सकता है, क्योंकि इस एक्टिविटी के दौरान जो हर्निया है वो प्रॉपरली बाहर की तरफ आ जाता है, क्लियरली विजिबल हो जाता है, इजीली पाल्पेबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनोजेनेसिस अकर्स इन प्रेगनेंसी के दौरान किस समय बेबी के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, या इन सभी में? ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब है ऑर्गन का, अंगों का निर्माण होना, और ये प्रेगनेंसी के किस ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर यानी कि 0 से लेकर 12 सप्ताह के पीरियड में, यानी पहले 3 महीनों में बच्चे के शरीर के सभी अंगों का निर्माण होता है, और इस प्रोसेस को ऑर्गेनोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर का समय प्रेगनेंसी का 13 से 28 सप्ताह के बीच का होता है, जबकि थर्ड ट्राइमेस्टर 29 सप्ताह से लेकर डिलीवरी तक का समय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what all are the nursing measures in a person who is serious complaining of difficulty with micturition? आपके पास एक पेशेंट आया और कहता है कि मैं मिक्चुरेट नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि यूरिन पास नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में एज अ नर्स आप उसे क्या सजेशन दे सकते हैं? ऑप्शन ए, साउंड ऑफ रनिंग वाटर। ऑप्शन बी, स्ट्रोकिंग इन इनर थाई। ऑप्शन सी, pour lukewarm water over the perineum. ऑप्शन डी, all the above. पेशेंट चाहकर भी यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहा है, तो इस सिचुएशन में कौन सा नर्सिंग मेजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। याद रखिएगा, किसी भी क्लाइंट को जब हम रनिंग वाटर का साउंड सुनाते हैं तो उसे कुछ ऐसी फीलिंग आती है जब जैसे कि वो खुद यूरिन पास करते समय साउंड सुनता है। तो ऐसा साउंड सुनने से उसमें यूरिन पास करने की इच्छा होती है, रिफ्लेक्स एक्टिवेट होते हैं। सो ये इफेक्टिव है। इसके अलावा पेशेंट के इनर थाई पर जब हम धीरे-धीरे से टच करते हैं, स्ट्रोक करते हैं, तब भी यूरिन पास होने की संभावना बढ़ जाती है, ये इफेक्टिव है। पेशेंट के पेरिनियम एरिया के ऊपर हल्के गर्म पानी को गिराने से भी यूरिन पास करने की संभावना बनती है। तो ये भी तरीका हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट के ब्लैडर के ऊपर हम हल्का-हल्का प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे भी क्लाइंट में यूरिन पास करने की संभावना बढ़ जाती है, और इसे हम क्रेडर्स मैन्यूवर के नाम से जानते हैं। तो ये चारों तरीके इस्तेमाल करके हम क्लाइंट को मिक्चुरेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी रीजन फॉर यूजिंग
prednisone in the treatment of acute leukemia in children is that is able to। किसी भी ल्यूकीमिया वाले पेशेंट को प्रेडनिसोन नामक ड्रग क्यों दी जाती है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए डिक्रीज इन्फ्लामेशन, बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। रिड्यूस इरिटेशन, एडिमा। ऑप्शन सी सप्रेस माइटोसिस इन लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन डी इंक्रीज एपेटाइट एंड सेंस ऑफ वेल बीइंग। प्रेडनिसोन नामक ड्रग भूख को बढ़ाने और क्लाइंट को अच्छा फील कराने के लिए नहीं दी जाती। इसके अलावा ये सेल डिवीजन को कम नहीं करवाती। इसके द्वारा इररेडिएशन एडिमा कम नहीं होती। यहाँ पर प्रेडनिसोन नामक ड्रग को देने का सबसे बड़ा रीज़न है कि पेशेंट में इन्फ्लामेशन कम की जा सके। पेशेंट की बॉडी में जो इन्फ्लामेशन डेवलप हो रही है उसे इस प्रेडनिसोन नामक स्टेरॉइड ड्रग को देकर कम करवाना सबसे बड़ा प्राइमरी पर्पस माना जाता है। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर है जिसके अंदर इमैच्योर डब्ल्यूबीसीज की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक बार फिर से समझिएगा, हमारे शरीर में जिस जगह पर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है यानी बोन मैरो के अंदर यदि किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी आ जाए जिससे एबनॉर्मल ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होने लगे, एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होने लगे, तो ये कंडीशन ल्यूकीमिया है। Next question is, a nurse adds 20 milliequivalent of potassium chloride to IV solution of a client with diabetic ketoacidosis. What is the primary purpose for administering this drug? किसी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट के आईवी सॉल्यूशन में पोटेशियम क्लोराइड मिक्स करके क्यों दिया जाता है, इसका क्या उद्देश्य होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए ट्रीट हाइपरटनिया। ऑप्शन बी प्रिवेंट फ्लैसिड पैरालिसिस। ऑप्शन सी रिप्लेस एक्सेसिव लॉसेस। ऑप्शन डी ट्रीट कार्डियक डिसरिथमियाज। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। इसके डेवलप होने पर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलने पर पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट में जब ग्लूकोज मौजूद नहीं हो शरीर के अंदर तो हमारी बॉडी फैट को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करने लगती है, जिसके बाद वेस्ट के रूप में कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होने लगता है और इन कीटोन की एक्सेसिव प्रेजेंस के कारण बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट डेवलप होने लगता है। यही कंडीशन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहलाता है। अब इस कंडीशन के डेवलप होने के बाद हम पेशेंट में इसके ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन नाम की ड्रग देते हैं। जैसे ही क्लाइंट को ये इंसुलिन ड्रग दी जाती है तो इस ड्रग के इफेक्ट के कारण हमारी सेल के अंदर ब्लड के अंदर मौजूद एक्स्ट्रा ग्लूकोज एंटर होने लगता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी सेल है और इस सेल के बाहर ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल्स के अंदर एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं और इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जैसे ही हम बॉडी के अंदर इंसुलिन का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, बॉडी में इंसुलिन डालते हैं, तो यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मौजूद थे ये सेल के अंदर चले जाते हैं और ब्लड के अंदर शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल होने लगता है। इंसुलिन के प्रभाव के कारण यहाँ पर ब्लड के अंदर जो पोटेशियम मौजूद था वो भी ग्लूकोज के साथ साथ सेल के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से अब ब्लड के अंदर पोटेशियम की कमी होने लगती है
और अगर हमारी बॉडी में पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से कम हो जाए या नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, तो दोनों ही कंडीशंस में एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स डेवलप होने लगती हैं और क्लाइंट की डेथ हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम पेशेंट में ब्लड के अंदर पोटेशियम के लेवल को मैनेज करने के लिए आईवी ड्रिप में पोटेशियम क्लोराइड यानी केसीएल का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही माना जाएगा। जितना भी पोटेशियम सेल के अंदर चला गया है, उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए यानी उसे रिप्लेस करने के लिए इंसुलिन आईवी सॉल्यूशन के साथ पोटेशियम क्लोराइड दिया जाता है। होपफुली अब आप इस चीज को भूलेंगे नहीं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे ही किसी क्लाइंट के ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तो हम इस ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए इंसुलिन नाम की ड्रग देते हैं। जैसे ही क्लाइंट को इंसुलिन दिया जाता है, ये इंसुलिन अपना एक्शन शुरू करता है और ब्लड में मौजूद एक्स्ट्रा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर भेज देता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, कम हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब इस इंसुलिन के प्रभाव के कारण ग्लूकोज के साथ-साथ ब्लड में मौजूद पोटेशियम भी सेल के अंदर चला जाता है, जिसके कारण हमारे ब्लड में पोटेशियम की कमी हो जाती है और इस कमी को पूरा करने के लिए हम इस पेशेंट में जिसे इंसुलिन दिया जा रहा है, आईवी ड्रिप के साथ में पोटेशियम क्लोराइड दे देते हैं, ताकि ब्लड में पोटेशियम की मात्रा नॉर्मल बनी रहे। Next question is an essential nursing action when caring for a small child with severe diarrhea is to किसी छोटे बच्चे में यदि सीवियर डायरियल कंडीशन है, तो उसके लिए सबसे जरूरी नर्सिंग एक्शन कौन सा होगा? फोर्स फ्लूइड ओरली यानी उसे ओरल रूट से बहुत ज्यादा फ्लूइड दिया जाए। टेक डेली वेट, उसका रोज वजन चेक किया जाए। रिप्लेस लॉस्ट कैलोरीज, जितनी कैलोरीज उसने लॉस्ट की हैं उसे रिप्लेस किया जाए। या फिर कीप बॉडी टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसके बॉडी टेम्परेचर को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम मेंटेन किया जाए। सीवियर डायरियल कंडीशन है, डायरियल कंडीशन है तो यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेनेंस का डायरेक्ट रोल नहीं है। इसके अलावा कैलोरीज का रिप्लेसमेंट इसेंशियल है बट नॉट द इसेंशियल। आप जब पेशेंट को डायरिया हो रहा है तो उसे ओरली नहीं दे सकते, क्योंकि वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो यहाँ पर आईवी फ्लूइड्स पर फोकस किया जाना चाहिए। फाइनली ऑप्शन बी जो कि सही आंसर है, पेशेंट का, बच्चे का डेली वेट मेजरमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी बच्चे के अंदर वॉमिटिंग या डायरिया जैसी कंडीशन होती है, तो उसके अंदर फ्लूइड रिप्लेसमेंट इफ़ेक्टिवली हो पा रहा है या नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड वेट मैनेजमेंट को वेट मेजरमेंट को माना जाता है। यानी बच्चे को जितना फ्लूइड आप उसमें फ्लूइड की कमी हुई है उसे दूर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए दे रहे हैं, वो प्रभावी है या नहीं, इस चीज का पता आपको बच्चे के डेली वेट मेजरमेंट के हिसाब से चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टिपिकल ईसीजी पैटर्न in the appropriate leads of acute myocardial infarction। अगर किसी क्लाइंट को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ है, हार्ट अटैक आया है, तो इसकी ईसीजी करवाने पर आपको इनमें से कौन सा पैटर्न ऑफ ईसीजी देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए, एसटी डिप्रेशन एंड टी वेव इन्वर्जन। ऑप्शन बी,
ST segment elevation, option C, deep T wave inversion, option D, right bundle branch block pattern। बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या हार्ट अटैक आने पर ईसीजी के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये एज अ नर्स आपको बिल्कुल पता होना ही चाहिए, क्योंकि इस ईसीजी के बिहाफ पर आप किसी पेशेंट की लाइफ को सेव कर सकते हैं। और प्रीवियस एग्जाम में इसे फ्रीक्वेंटली पूछा भी गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। यहां पर एसटी सेगमेंट एलिवेटेड देखने को मिलेगा। जब भी किसी क्लाइंट को हार्ट अटैक आता है तो उसकी ईसीजी रिपोर्ट जब आप देखेंगे, ईसीजी स्ट्रिप जब आप देखेंगे, तो उसके अंदर आपको तीन बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला चेंज होगा एसटी सेगमेंट का एलिवेशन। क्या होगा? एसटी सेगमेंट का एलिवेशन। इसे यहां पर इस डायग्राम के थ्रू समझिएगा, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे कि और सबसे पहले वाले डायग्राम के अंदर हम नॉर्मल ईसीजी वेव देखेंगे। यहाँ पर ईसीजी वेव शुरू होती है, ये पहला एलिवेशन है जिसे आप पी वेव के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन रहा है। उसके बाद में यहाँ पर टी वेव का एलिवेशन है, दिस इज द टी वेव। अगर किसी क्लाइंट में जो कि नॉर्मल है ईसीजी आप करवाते हैं तो हमेशा आपको ईसीजी का यही पैटर्न देखने को मिलेगा, पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और फाइनली टी वेव। अब मान लीजिए पेशेंट को हार्ट अटैक आया, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ, तो इस कंडीशन के अंदर कुछ इस प्रकार की ईसीजी देखने को मिलेगी जो सेकंड इमेज के अंदर ड्रॉ की गई है। यहां पर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि एसटी सेगमेंट का एलिवेशन हो जाएगा। पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि एसटी सेगमेंट का एलिवेशन हो जाएगा। तो इस डायग्राम में यहां पर देखिएगा एस और टी के बीच में नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ईसीजी कुछ इस प्रकार से आनी चाहिए थी, लेकिन एमआई वाले पेशेंट के अंदर एस और टी के बीच में यहां पर ये उभार देखने को मिल रहा है, इस प्रकार से एलिवेशन देखने को मिल रहा है। तो ये एस टी एलिवेशन यहां पर देखने को मिलेगा। सेकेंड ईसीजी चेंज जो इस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा वो होगा टी वेव इन्वर्जन। यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम के अंदर देखिएगा, ये जो टी वेव है ये ऊपर की तरफ है, एलिवेटेड है, लेकिन अगर क्लाइंट में हार्ट अटैक हुआ है तो ये ऊपर ना होकर नीचे की तरफ आएगी, यानी कि इसका डिप्रेशन देखने को मिलेगा। इसका एलिवेशन नहीं, डिप्रेशन देखने को मिलेगा, ये नीचे की तरफ झुकती हुई नजर आएगी, गिरी हुई नजर आएगी। तो ये दो बड़े चेंजेस हो गए। तीसरा चेंजेस हमें देखने को मिलेगा एबनॉर्मल क्यू वेव। यहाँ पर जो क्यू वेव बनेगी वो एबनॉर्मल होगी, और इस पॉइंट को विशेष याद रखिएगा, ये क्यू वेव के अंदर जो चेंज आएगा वो लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। यानी कि एक बार अगर किसी क्लाइंट को हार्ट अटैक आ जाता है तो उसके बाद कभी भी आप उसकी ईसीजी लेंगे तो हमेशा उसके अंदर क्यू वेव एबनॉर्मल ही मिलेगी। ये पॉइंट आपके बड़े काम आ सकता है। किसी भी हार्ट पेशेंट की ईसीजी रिपोर्ट देखकर आप वहां पर क्यू वेव एबनॉर्मल पाते हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या आपको पहले भी हार्ट अटैक आ चुका है। तो इससे पेशेंट को आप पर ट्रस्ट बढ़ेगा कि यस, इन्हें काफी नॉलेज है और मेरी लाइफ सेफ हाथों में है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आप देखिए क्यू जो है ये बहुत ही नॉर्मल दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये क्यू का जो डिप्रेशन है काफी ज्यादा डीप है और वाइड है, यानी कि ये क्यू वेव एबनॉर्मल है। तो इस तरह से तीन बड़े चेंजेस हमने देखे। सबसे पहला, क्यू वेव जो है एबनॉर्मल दिखाई देगी, यानी बहुत ही गहरी और चौड़ी होगी, और ये हमेशा होगी एमआई अटैक के बाद। दूसरी चीज, एसटी सेगमेंट जो है वो आपको एलिवेटेड दिखेगा, उभरा हुआ दिखेगा, और जो टी वेव है वो इन्वर्टेड होगी, डिप्रेस्ड होगी, उल्टी बनेगी, नीचे होगी। आप चाहें तो आपके रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज low blood pressure that happens when
a person stand up from sitting or lying down is known as। अगर कोई पर्सन लेटा हुआ है या बैठा हुआ है और वो अचानक खड़ा हो जाता है, यानी स्टैंड अप पोजीशन में आता है, और उसका इस पोजीशन में आते ही ब्लड प्रेशर यदि कम हो जाए, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? पोस्चुरल हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, सुपाइन हाइपरटेंशन, या फिर ऑप्शन ए एंड बी बोथ। पोजीशन चेंज करने पर ब्लड प्रेशर का कम होना क्या कहलाता है? ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। याद रखिएगा, जैसे ही कोई पर्सन अपनी पोजीशन को चेंज करता है और इससे उसमें अगर ब्लड प्रेशर कम होगा, तो ये कंडीशन पोस्चुरल हाइपोटेंशन या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के नाम से जानी जाती है। और पेशेंट में पोजीशन चेंज के कारण यदि ब्लड प्रेशर कम होगा, तो तुरंत उसे चक्कर आने लगेंगे, यानी उसे डिजीनेस फील होगा, वर्टिगो फील होगा, और अगर उसे वहां सपोर्ट नहीं दिया तो वो नीचे गिर सकता है, उसे चोट लग सकती है। ऐसे सभी पेशेंट्स को हम ये सिखाते हैं कि जब भी आप अपनी पोजीशन चेंज करें, तो बिल्कुल धीरे धीरे पोजीशन चेंज करें ताकि आपको इंजरी ना हो। Next question is, what are the three phases of disaster management? डिजास्टर मैनेजमेंट की तीन फेजेस कौन कौन सी होती हैं? प्रिपरेशन, रेस्पॉन्स, रिकवरी। प्रिपरेशन, प्लानिंग, परसेप्शन। प्लानिंग, इवैक्यूएटिंग, रिकवरी। इवैक्यूएटिंग, रिकवरी, प्रिपरेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। डिजास्टर का मतलब होता है कोई भी बड़ी आपदा, वो प्राकृतिक भी हो सकती है, मैन मेड भी हो सकती है। किसी भी जगह बड़ी दुर्घटना होने पर, डिजास्टर आने पर, इसके मैनेजमेंट की तीन फेजेस हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन, फिर रेस्पॉन्स, और फिर रिकवरी। प्रिपरेशन, रेस्पॉन्स, रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which of the following injuries to the bone is actually broken in small crack or minor form? इनमें से बोन के अंदर स्मॉल क्रैक या माइनर फॉर्म की इंजरी को किस प्रकार के फ्रैक्चर के रूप में जाना जाता है? डायग्राम में देखिएगा, जैसे मान लीजिए ग्रीन कलर से हमने एक बोन को ड्रॉ किया है, और इस बोन के अंदर ब्लैक कलर से बनाई इस लाइन के बराबर, यानी बिल्कुल बारीक पतला सा क्रैक आ जाए, दरार आ जाए बोन में हल्का सा, तो ये क्या कहलाएगा? सिंपल फ्रैक्चर, हेयरलाइन फ्रैक्चर, कॉन्ट्यूशन, या फिर मल्टीपल फ्रैक्चर। किसी भी बोन की कंटिन्यूटी में ब्रेक होना फ्रैक्चर कहलाता है। और यहाँ पर जो सिचुएशन दी गई है, उसके अनुसार ऑप्शन बी सही है। इसे हम हेयरलाइन फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। हेयरलाइन फ्रैक्चर को आप स्ट्रेस फ्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार की जो इंजरी या फ्रैक्चर है, बेसिकली जो एथलीट्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनमें देखने को मिलता है। जो खिलाड़ी रनिंग या जंपिंग जैसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, उनके अंदर इस प्रकार के फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, on assessment of a newborn being admitted to the nursery, the nurse palpates the anterior fontanelle and notes that it feels soft. The nurse determines that this finding indicates which condition?
किसी न्यूबॉर्न बेबी के फंटेनल्स के असेसमेंट के दौरान आप ये पाते हैं कि एंटीरियर फंटेनल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट महसूस हो रहा है, बहुत ही नर्म और मुलायम महसूस हो रहा है। तो इस फाइंडिंग के बिहाफ पर इस बच्चे में कौन-सी कंडीशन होने का आप अनुमान लगाएँगे? ऑप्शन ए डिहाइड्रेशन, ऑप्शन बी अ नॉर्मल फाइंडिंग, ऑप्शन सी इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ऑप्शन डी डिक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए डिहाइड्रेशन। अगर आपको कभी भी फंटेनल्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है और वहां पर फंटेनल सॉफ्ट है, सनकन है या डिप्रेस्ड है, इन तीनों में से कोई भी वर्ड लिखा दिखाई दे तो इसका मतलब है इस बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रहा है। एंटीरियर फंटेनल बच्चे के सिर का वह नर्म मुलायम हिस्सा है जहां पर अभी बोन का ऑसिफिकेशन नहीं हुआ है, यानी सर का बीच वाला हिस्सा खुला है, नर्म है, वहां पर बोन मौजूद नहीं है। इस हिस्से को जब आप पाल्पेट करेंगे, दबा कर देखेंगे, तो ये अगर नॉर्मल से ज्यादा सॉफ्ट, दबा हुआ, धसा हुआ दिखाई देता है, तो इसका मतलब है बच्चे में पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है। और अगर ये फंटेनल आपको टच करने पर बिल्कुल फ्लैट दिखाई देता है, ना उभरा हुआ, ना धसा हुआ दिखाई देता है, चपटा दिखाई देता है, तो इसका मतलब बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर इस फंटेनल एरिया के अंदर आपको एक उभार दिखाई देता है, यानी बल्जिंग दिखाई देती है, बाहर की तरफ फूला हुआ दिखाई देता है, तो इसका मतलब है बच्चे के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है, यानी उसके ब्रेन के अंदर सीएसएफ का प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा, जिससे उसका एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है और सिर का साइज बढ़ रहा है, ब्रेन पर दबाव बढ़ रहा है। आइए फंटेनल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लें जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इस डायग्राम को देखिए, ये बच्चे के स्कल का डायग्राम है। ये एंटीरियर साइड है यानी आगे वाला हिस्सा है और ये पोस्टीरियर साइड है यानी पीछे वाले सिर का हिस्सा है। बच्चे के स्कल में एंटीरियर साइड पर इस तरह से डायमंड के आकार का एक फंटेनल पाया जाता है जिसे हम एंटीरियर फंटेनल या ब्रिग्मा के नाम से जानते हैं। इस एंटीरियर फंटेनल का निर्माण 4 सूचर से मिलकर होता है, जिसमें रेड कलर से बनाया गया फ्रंटल सूचर, ग्रीन कलर से बनाए गए 2 कोरोनल सूचर्स और पीछे की तरफ ब्लू कलर से बनाया गया सेजाइटल सूचर है। यानी एक फ्रंटल, 2 कोरोनल और एक सेजाइटल सूचर मिलकर एक डायमंड शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं स्कल के आगे वाले भाग में, जिसे हम एंटीरियर फंटेनल या ब्रिग्मा के नाम से जानते हैं। और एग्जाम में इस चीज को कई बार पूछा गया है कि ये एंटीरियर फंटेनल कब क्लोज होता है, तो आप बता सकते हैं 12 से 18 महीने की उम्र पर या 1 से 1.5 साल की उम्र पर ये क्लोज हो जाते हैं। इनके क्लोज होने का मतलब है इस जगह पर कैल्शियम का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसके कारण ये हिस्सा भी बिल्कुल पैक हो जाता है, बंद हो जाता है, मजबूत हो जाता है। सेकंड फंटेनल की हम बात करेंगे जो इस डायग्राम में ग्रीन कलर से ट्रायंगुलर शेप में बताया गया है। इस डायग्राम में ये वाला सर का पीछे वाला हिस्सा है यानी पोस्टीरियर पार्ट है। इस जगह पर 3 सूचर्स मिलकर, 3 सूचर लाइन मिलकर इस फंटेनल का निर्माण कर रही हैं, जिसमें एक सेजाइटल सूचर है और 2 लैम्डोइडल सूचर है। इस पोस्टीरियर फंटेनल का जो आकार है वो लैम्डा शेप के सूचर्स से मिलकर बनने के कारण लैम्डोइडल होता है, या आप इसे ट्रायंगुलर के नाम से भी जानते हैं। इस पोस्टीरियर फंटेनल की क्लोजिंग या ऑसिफिकेशन 6 सप्ताह की उम्र पर होती है, यानी 1.5 महीने पर हो जाती है। याद रखिएगा, पीछे वाला जो फंटेनल है वो 1.5 महीने में बंद हो जाता है, जबकि आगे वाला जो फंटेनल है वो 1.5 साल में बंद होता है।
Posterior fontanelle closes at around 1.5 months and anterior fontanelle closes around 1.5 years. This is the important thing. If you want, you can take a screenshot for your revision only. Thank you so much everyone for watching this complete video. If you think this video content is helpful, then please click upon the like button, share this video with your friends and subscribe for more videos. Best of luck.